हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी को डिस्कस किया था। हमने वहां पर डिस्कस किया था कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे लिम्फोसाइट ओरिजिनेट होती हैं, कैसे मैच्योरेशन उनका होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको हमने डिटेल डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट नोटेबल और नोटोरियस और मोस्ट इन्फेक्टेड डिजीज, दैट इज एड्स। एड्स जब भी आप देखेंगे कि ये फुल कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, यानी इसका एक फुल फॉर्म होता है, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी से पता चल रहा है कि जो आपने अपनी लाइफ टाइम में जो भी इम्यून सिस्टम आपने एक्वायर किया है, जो भी आपने इम्यून सिस्टम अचीव किया है, उन सभी की कमी होने जा रही है, खत्म होने जा रहा है। और सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को। ग्रुप ऑफ सिम्टम जब होते हैं तो हम उसको बोलने लगते हैं सिंड्रोम। एक चीज और, हम लोग जैसे अर्थ डे, लेबर डे, वीमेंस डे, वैसे ही एक एड्स डे भी होता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं 1 दिसंबर को, जिसमें हम क्या करते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एड्स को लेकर। जो हमारा एड्स होता है ये कॉन्जेनाइटल नहीं होता, यानी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। अब ये एड्स होता कैसे है दरअसल, अच्छा, एड्स पहली बार 1981 में अमेरिका में सबसे पहले पता चला था। तब से अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। एनसीईआरटी के डेटा में जो लिखा हुआ है 25 मिलियन से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं एड्स की वजह से, एक्सपायर हो चुके हैं। एड्स जो होता है हमारा एक वायरस से ट्रांसमिट होता है, HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस ये मेंबर होता है रेट्रोवायरस ग्रुप का। रेट्रोवायरस ग्रुप का ये एक मेंबर होता है। HIV जो होता है ये ट्रांसमिट जनरली कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्लड के कंटामिनेटेड ब्लड या उसके प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से, यानी हम किसी से कंटामिनेटेड ब्लड अगर लेते हैं या जो HIV से इन्फेक्टेड ब्लड है, पर्सन है, उसका ब्लड अगर हम लेते हैं तो HIV होने के चांस होते हैं। कोई इंट्रावीनस ड्रग्स अगर लेता है तो नीडल से HIV होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बेबी के इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पर 4 केसेस होते हैं जिसमें HIV होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जिसके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, जिनको ब्लड की बार बार ज़रूरत पड़ती हो, उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं उनको भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्टेड अगर मदर है तो उसके बेबी को होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अब एक चीज़ जो समाज और सोसाइटी में पाई जाती है वो है, हम क्या करते हैं, किसी को HIV होता है अगर पता चलता है तो फैमिली से, सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। लेकिन सोसाइटी को ये समझना चाहिए कि ये HIV जो वायरस होता है सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड से, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, इन्फेक्टेड मदर से, यानी जो केसेस होते हैं फैलने के उसी से फैलता है। सिर्फ टच करने से, सिर्फ छू देने से, उसके पास बैठ जाने से कभी भी HIV नहीं होता है। इसलिए समाज को साइकोलॉजिकली वेल बीइंग होना चाहिए, उसकी साइकोलॉजी ठीक सही होनी चाहिए। अदरवाइज जो पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जो इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन से पहले सोसाइटी की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। दूसरे एक एड्स की जो मजबूरी है वो ये कि इसके सिम्टम और इसकी सिम्टम जाहिर होने में और इन्फेक्शन में, जैसे इन्फेक्शन होता है उसके सिम्टम आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लैग होता है, टाइम पीरियड का गैप होता है। 2-4 महीनों से लेकर 5 से 10 साल तक लग सकते हैं इसके सिम्टम्स आने में। अब हम देखते हैं जो HIV होता है उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, वो कैसे होस्ट के अंदर डिवाइड करता है, कैसे अटैक करता है दूसरे सेल्स पर। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही HIV वायरस किसी होस्ट की बॉडी के अंदर, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले ये जाता है मैक्रोफाजेस के अंदर। ये मैक्रोफाजेस के अंदर जब जाता है तो वहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, जो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है DNA में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से RNA बदल जाता है DNA में।
और जब ये डीएनए में बदलता है तो होस्ट सेल के डीएनए से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके होस्ट के डीएनए से ये मिल जाता है। जब होस्ट के डीएनए से ये मिल जाता है तो होस्ट सेल से कहता है कि अब आप वायरस पार्टिकल बनाइए। जब वायरस पार्टिकल बनते हैं तो क्या होता है, ये जो वायरस पार्टिकल बने हैं ये दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं और वहाँ से फिर ब्लड में आते हैं। ब्लड से फिर घूम घूम के जितने हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं सब पर अटैक करने लगते हैं, यहाँ तक कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट का नंबर होने लगता है कम। इस स्टेज पर ये जो पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आने लगता है बुखार, आने लगता है डायरिया होने लगता है, वेट लॉस होने लगता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जो होता है वो इस हद तक कम हो जाता है कि ये जो पर्सन है ये छोटी बड़ी किसी भी बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो वायरस से हो, चाहे माइकोबैक्टीरियम से हो, चाहे टोक्सोप्लाज्म से हो, किसी भी चीज़ से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाएगा। इतना ज़्यादा इम्यूनो डिफिशियंट हो जाएगा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। एड्स का नाम ही होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कि जो भी इसने लाइफ टाइम में एक्वायर की थी, जो भी इम्यूनिटी एक्वायर की थी, सब के सबका होने लगता है लॉस। इन्नेट इम्यूनिटी को छोड़कर बाकी सबका होने लगता है लॉस। तो ये इतना ज़्यादा डिफिशियंट हो जाता है कि ये अपना प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। अगर ये इससे इन्फेक्टेड नहीं होता तो हो सकता है ये अपना प्रोटेक्शन कर लेता, लेकिन इम्यूनो डिफिशियंट होने की वजह से ये अब बिल्कुल भी अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। इसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, इसकी साइकिल को इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा वायरल आरएनए है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है और ये उसका क्या है, प्रोटीन कोट है। जब ये किसी एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने आएगा तो क्या होता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से इस आरएनए को बदल दिया जाएगा डीएनए में। ये डीएनए जो बना है वायरस का डीएनए, ये आ जाएगा होस्ट सेल के डीएनए से मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और होस्ट सेल से कहेगा कि आप वायरस पार्टिकल बनाइए। और यहाँ पर वायरस पार्टिकल बनने लगते हैं जो दूसरे हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक करते हैं, ब्लड में आते हैं, वहाँ से घूम घूम के बॉडी के अंदर जितने भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं सब पे अटैक करने लगता है। उसका नंबर एकदम बिल्कुल घटा के 0 तक ले जाने की कोशिश करते हैं और पर्सन बिल्कुल ही इम्यूनो डिफिशियंट हो जाता है। अब एड्स को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलाइजा। एलाइजा टेस्ट जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका एक टेस्ट जब आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे वहाँ पर एक पीसीआर टेस्ट होता है, उससे भी इसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही टेस्ट का नाम लिखा हुआ है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको एलिसा भी पढ़ सकते हैं, एलाइजा भी पढ़ सकते हैं, वो पढ़ने की बात है, प्रोनाउंसिएशन का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अब जाहिर सी बात है एड्स का कोई इलाज नहीं है। एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स आप लेंगे तो जो पेशेंट है उसकी लाइफ जो है प्रोलॉन्ग हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन डेथ जो है होनी ही होनी है। उसका कोई क्योर नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर इलाज है। प्रिवेंशन इज द बेटर देन रेमेडी, क्योंकि इसका इलाज ही नहीं है तो आपको सिर्फ आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन, अच्छा ये एक ऐसी बीमारी भी है, एड्स एक ऐसी डिजीज़ है कि ये अनकॉन्शियसली नहीं होती, कभी भी ऐसे नहीं हो जाता एड्स आपको अनजाने में हो जाए, अनजाने में नहीं होता, ये आपके कॉन्शियस बिहेवियर से होता है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जैसे टाइफाइड है, निमोनिया है, मलेरिया है कि आपको हो जाए, कोरोना है हो जाए, आपको पता भी ना चले, जब सिम्टम होंगे तब आपको पता चलने लगेगा हमको ये फला डिजीज़ हो गई, निमोनिया है, कोरोना है। आजकल कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि ये है, तो आपको तब बाद में पता चलता है, आपको एहसास भी नहीं होता। लेकिन एड्स के केस में आप कॉन्शियस होते हैं, जैसे आपने मल्टीपल पार्टनर रखा है, सेक्सुअल कांटेक्ट उनसे बनाए रखे हैं, तो हो सकता है आपको एड्स हो जाए। आप इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र हैं तो हो सकता है आपको एड्स हो जाए। लेकिन कभी कभी पुअर मॉनिटरिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, आपको ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो हो सकता है पुअर मॉनिटरिंग की वजह से भी ऐसा हो जाए। किसी इन्फेक्टेड मदर से इन्फेक्टेड
चाइल्ड बॉर्न हो जाए तो ये भी पुअर मॉनिटरिंग की वजह से, क्योंकि उसकी जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जांच अगर हुई होती तो ऐसा ना हुआ होता। तो इसीलिए कहा जाता है डोंट डाई ड्यू टू इग्नोरेंस, यानी लापरवाही से, केयरलेसनेस की वजह से मत मरिए। अब जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जैसे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं जो कर रही हैं क्या, पीपल को एजुकेट कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि कैसे सेफ सेक्स के बारे में बता रही हैं, HIV से कैसे बचा जाए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम किया जा रहा है। WHO भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है लोगों को एजुकेट करने के लिए। वो एड्स डे बनाया जाता है 1 दिसंबर को। बहुत सारे स्टेप किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, और इसीलिए आपको पढ़ाया भी जाता है ताकि आपको भी जानकारी हो आप कैसे बचेंगे, लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे। लेकिन जब तक सोसाइटी और समाज इसको एक रेमेडी के एक डिजीज़ की तरीके से नहीं इसको लेगा, तब तक इसका इलाज संभव नहीं है। और सभी का इसमें योगदान चाहिए, सभी का इसमें रोल चाहिए, तब जाके ये जो डिजीज़ है तभी इसको टैकल किया जा सकता है। हम अगर फैमिली से पेशेंट को अलग कर देंगे, दूर कर देंगे, भगा देंगे, सोसाइटी से निकाल दें, तो ये कोई ऐसी डिजीज़ तो है नहीं कि जो आप उसको छू देंगे तो हो जाएगी, ऐसी कोई डिजीज़ है नहीं। इसीलिए आपको मेंटली वेल बीइंग होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी इस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। आज हमने एड्स को डिस्कस किया, ये कैसे कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके पीछे कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सभी को डिटेल डिस्कस किया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अच्छा, एक पॉइंट जो इसमें छूट गया था कि जो मैक्रोफाजेस होते हैं ये वायरस पार्टिकल बनाते रहते हैं, और इस तरीके से जो मैक्रोफाजेस होते हैं ये वर्क करते हैं फैक्ट्री ऑफ वायरस, वायरस फैक्ट्री के तरीके ये काम करते हैं, वायरल फैक्ट्री के तरीके ये काम करते हैं, क्योंकि ये यही वायरस पार्टिकल बनाते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।